यूपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी, लो जी आ गया आपका एकदम असली रियल पेपर। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने देख लीजिए आपको 912 वाला पेपर बताया था, देख लीजिए। विषय कोड आपका 200 है। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर 401 का दिए, भैया वो विषय कोड है। ठीक है, साइंस का जो विषय कोड है वो 200 है। ठीक है, घबराइए मत, एकदम असली वाला पेपर मैं आपको बता रहा हूं, जो कि परीक्षा हाल में पेपर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सारे पेपर जितना मैं बता रहा हूं ना, ठीक है, आप तो कवर करिए, फिर भरोसा रखिए पूरे आएंगे। ठीक है, द्रव धातु का जो नाम है वो क्या है, पारा है। जी का सर्वाधिक मान कहां होता है, ध्रुवों पर होता है। शुष्क बर्फ क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान है होता है वो कितना होता है, तो 12 होता है। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। शक्ति का एसआई मात्रक है वाट। न्यूक्लियन, देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिलाते हैं ना, मिलकर क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियन कहलाते हैं। किसी पिंड का विस्थापन शून्य हो तो पिंड द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। जब विस्थापन शून्य तो कार्य भी शून्य होगा। ठीक है भैया, इसके बाद में यहां से देख लीजिए ये। ठीक है, बढ़िया से आप तो कंप्लीट करिएगा। ये यहां पर देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, सॉरी मतलब सही विकल्प वाला 3 है। यहां से देखिए, बढ़िया से मेहनत करिएगा। ये लाइसोसोम को रिक्त स्थान वाली थैली कहते हैं, आत्मघाती वाली थैली कहते हैं। परमाणु के जो नाभिक में उदासीन कण क्या है, न्यूट्रॉन है। ठीक है, चलिए इसके बाद में पादप जो कोशिका में हरित लवक पाया जाता है। धातुएं विद्युत और ऊष्मा की कैसी होती है, सुचालक होती है। निलंबन कणों का जो व्यास होता है वो 10⁻⁻5 मीटर होता है। वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है। 25 डिग्री सेल्सियस यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर जल की जो भौतिक अवस्था वो कितनी हो जाती है, द्रव हो जाती है। ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से भरेंगे। ठीक है, मेहनत करिएगा, यही प्रश्न आपके आने वाले हैं। ठीक है, यहां से देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। सही जोड़ी की यदि बात कर लूं तो यहां पर देखिए कार्य करने की जो क्षमता है वो आपकी हो गई है, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा। दूरी का मापक यंत्र ओडोमीटर। 1 जूल 1 न्यूटन इंटू मीटर। संयोजी ऊतक कहा जाएगा। यहां पर देखिए रक्त। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। संवेग का एसआई मात्रक तो ये हो गया किलोग्राम मीटर बटा से सेकेंड होता है, तो सेकेंड को ऊपर लाएंगे तो इनवर्स में चले जाएगा ना, माइनस का हो जाएगा। आयन जो है वो क्लोरीन, यहाँ पर ऋण आयन हो गया। केंद्र का आपका अंत में गया जीवाणु। यही स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, यही हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के आएगा, तो यहाँ से बढ़िया से वो भी कवर कर लेंगे। हो गया। अब है एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, आयोडीन जो है एल्कोहल को के विलयन को क्या कहते हैं, टिंचर आयोडीन कहते हैं। बल का एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन है। एक ऐसी धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, पारा। संवेग का एसआई मात्रक हो गया किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। तंत्रिका ऊतक का नाम है न्यूरॉन। हृदय की पेशी झिल्ली किस प्रकार की होती है, अनैच्छिक। कृषि के उत्पादन में अपार वृद्धि हुई और इस अपार वृद्धि को किस क्या कहते हैं, हरित क्रांति कहते हैं। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 से देखिए, ये इसका अथवा है। लोहे पर जंग में कौन से परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है, लोहे पर जंग लगना, जल से वाष्प बनना। विलयन की सांद्रता बताने वाली कोई 2 विधियां बतानी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए उपधातु क्या है, किसी एक उपधातु का नाम बताना है। ठीक है, आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगहीन द्रव शुद्ध जल है। रदरफोर्ड के सारे क्वेश्चनों का पूरा सॉल्यूशन बहुत ही जल्दी देने वाला हूँ, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाना है। ठीक है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कार्यों का उल्लेख करिए। ठीक है, रेखित और अरेखित पेशी का नामांकित चित्र बनाना है। प्रो का सिरस्थ विभोज्य तक कहाँ पाया जाता है। चलिए इसके बाद में अदिश राशियों को परिभाषित करना है। ठीक है, त्वरण की परिभाषा देनी है। एसआई पद्धति मात्रक है। न्यूटन के गति का विषयक का प्रथम नियम लिखना है। घर्षण बढ़ाने के कोई 2 उपाय। ठीक है, संवेग से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक। संतुलित बल किसे कहते हैं, किसी वस्तु के घनत्व से क्या तात्पर्य है, इसका एसआई मात्रक बताना है। आर्किमिडीज का सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, क्या कारण है कि कार्क पानी में तैरता है जबकि कील डूब जाती है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है। लाइसोसोम
के कार्य आपको बताने हैं, गॉल्जी का के कार्य बताने, कार्य क्या है इसके प्रकार, प्लस 273 ज्यादा होता है। तो यहाँ पर दिया गया है देखिए 300 केल्विन, तो यहाँ पर देखिए 300 केल्विन है तो 300 यहाँ पर मान रख दिया। सेल्सियस में बदलना है तो सेल्सियस लिख दीजिए प्लस 273, 273 300 में से घट जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेल्सियस कितना बना है 27 डिग्री। उसी तरह इसी के दूसरे में है 573, इसमें वही फॉर्मूला आपका सेम फॉर्मूला, जिस फॉर्मूला एक ही बार लिखना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 573 लिख दिया प्लस 273 जो सब फॉर्मूला में है ही सही। ठीक है, 273 घट जाएगा और मिलकर बन जाएगा 300 डिग्री। ठीक है, सेल्सियस में। चलिए अब इसके अथवा में जो दिया गया है वो ध्यान से समझिए। निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित करना है। अब सेल्सियस में दिया हुआ है, केल्विन में बदलना है। तो ठीक है, उससे पहले आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का बढ़िया से यहाँ से। ठीक है, अच्छे से नोट्स बनाते चलिए, यही आपके वार्षिक पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर, और इसका जो अथवा का क्वेश्चन है वो अथवा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहां पर अथवा का क्वेश्चन है, निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित करना है। 100 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है और 0 डिग्री सेल्सियस है। तो फॉर्मूला वही है हमारा, केल्विन पर तापमान प्लस सेल्सियस पर तापमान प्लस 273। फॉर्मूला चारों में एक समान लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सेल्सियस में दिया हुआ है 100 प्लस 273 और 373 केल्विन आ गया है। ठीक है, इसी तरह 0 डिग्री केल्विन पर तापमान है, सेल्सियस दिया गया तो केल्विन पर तापमान सूत्र लगा दीजिएगा। यहाँ पर आप सेल्सियस 0 लिख दीजिएगा और केल्विन आ जाएगा 273। ठीक है, अब ये तो कुछ सवाल टाइप क्वेश्चन थे, अब आपके हैं प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है? ध्यान दीजिएगा। अब इन दो उदाहरण दिए गए, लोहे पर जंग लगना और बर्फ का जल से बर्फ बनना। इसका मतलब क्या है, ध्यान समझिए। देखिए रासायनिक परिवर्तन उस परिवर्तन को कहेंगे जिसमें नए गुणधर्म के साथ नया पदार्थ बनेगा, मतलब उसके गुण बदल जाएंगे। ठीक है, और जो जल से बर्फ बनेगा यानी कि ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है और नए गुणधर्म नहीं आते हैं उसमें। ठीक है, जैसे जल से बर्फ बना उसका काम भी पानी की तरह ही है, लेकिन जो लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, इतना सा लिखिएगा आप, ये उत्तर इतना सा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, तो देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपका, विलयन को सांद्रता बताने वाली कोई दो विधि बताइए। तो दो विधि, एक तो देखिए विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत की और एक है विलयन के आयतन प्रतिशत की। दोनों के फॉर्मूले लिखना है बस, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। देखिए विलयन पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान इंटू 100, और यहाँ पर विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का आयतन। ये दोनों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज़्यादा टाइम बर्बाद आपका नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, ये पेपर के ही क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, सारे के नोट से तैयार कर लिए गए हैं। ये देखिए, उपधातु क्या है, इसकी किसी एक उपधातु का नाम बताइए। देखिए उपधातु किसे कहते हैं? वे तत्व जो धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। किन्हें कहेंगे उपधातु? कि जो धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करेंगे उन्हें उपधातु कहते हैं। यदि कोई उदाहरण इसके पूछा आपसे तो सिलिकॉन लिखिएगा, जर्मेनियम लिखिएगा और बोरॉन, 3 उदाहरण है उपधातु के। तो देखिए उपधातु क्या है वास्तव में, कि वे तत्व, ऐसे तत्व जो धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करेंगे, इन्हें बताएंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? उपधातु। ठीक है, उदाहरण यहाँ पर लिखा हुआ है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है और बोरॉन है। चलिए इसके बाद में अगला प्रश्न है, आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगहीन द्रव शुद्ध जल है? यानी कि जिसमें रंगहीन, रंग ना हो उसे कहते हैं रंगहीन। तो ऐसा द्रव शुद्ध जल है, आप इस तरह की किस तरह से पुष्टि करेंगे? इसकी पुष्टि के लिए हम इसके क्वथनांक की जांच करेंगे। किसकी जांच करेंगे? क्वथनांक की। शुद्ध जल का जो क्वथनांक होता है वो होता है 273 केल्विन। क्या होता है? 273 केल्विन। सामान्य वायुमंडलीय दाब, ठीक है, पर यहां उबलता है, जबकि जो लवण होता है,
लवण मिला हुआ जल, ठीक है, जबकि लवण मिला हुआ जल 373 कैलोरी से उच्च ताप पर उबलता है। यानी कि कुल मिलाकर बात है कि यदि शुद्ध जल होगा ये, तो ये 273 केल्विन पर ही उबलना शुरू कर देगा, और यदि यहाँ अशुद्ध रहेगा तो 373 केल्विन पर भी नहीं उबलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। चलिए इसके अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत परमाणु के नाभिकी मॉडल की व्याख्या करनी है, तो आइए इसे अच्छे से समझते हैं। रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है कुछ इस तरह का था। तो इसमें जो यहाँ पर ये बीच में पाया जा रहा है, ये क्या है, परमाणु का केंद्र है। ठीक है, अब इस परमाणु का जो केंद्र है, ये केंद्र किस तरह का रहेगा, धन आवेशित रहेगा। किस तरह से, धन आवेशित। ठीक है, और इसका जो नाम है वो है नाभिक। क्या है ये, नाभिक है। ठीक है, तो परमाणु का जो केंद्र होता है वो धनावेशित होता है, और जिसे परमाणु का नाभिक कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, एक परमाणु का जो लगभग संपूर्ण द्रव्यमान है, ये जो परमाणु है, इस परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान, यहां पर लिख देता हूं मैं, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान किसमें रहता है, नाभिक में होता है। यानी कि परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान हो किसमें होता है, नाभिक में। और ये जो नाभिक है, ये आपका देखिए, ये जो पूरा, ये जो खाली भाग है यहाँ पर, ये पूरा आपका मिलकर क्या है, परमाणु है। इस परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान है वो किसमें निहित है, समाहित है, वो है नाभिक में। और साथ में यदि हम बात करें इस नाभिक के आकार की बात, किसकी बात कर रहे हैं हम, नाभिक के आकार की, तो यहाँ पर लिख देते हैं नाभिक का आकार। पूरा याद हो जाएगा आपको, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। नाभिक का आकार, अच्छा नाभिक का आकार किस तरह का है, गोल है वो तो, पर लेकिन ये परमाणु के आकार से कैसा है, छोटा है। तो नाभिक का आकार परमाणु के आकार से काफी छोटा होता है। ठीक है, तो परमाणु नाभिक का आकार कैसा होता है, परमाणु के आकार से काफी छोटा होता है। अब जो इलेक्ट्रॉन है इस नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, तो बस इसी के आगे लिख देंगे, तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बिंदु है, इससे आपको पूरी चीजें एक्सप्लेन हो जाएगी। तो किस तरह लिखेंगे, देखिए पूरा मैं बोल देता हूं एक बार, फिर स्क्रीनशॉट भी दूंगा आपको बढ़िया से। देखिए परमाणु का जो केंद्र होता है वो धनावेशित होता है, जिसे परमाणु का नाभिक कहते हैं। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान इसके नाभिक में समाहित होता है। नाभिक का आकार जो होता है परमाणु के आकार से काफी छोटा होता है, तथा इस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हैं। चलिए, तो अब इसका स्क्रीनशॉट यदि हम बात करें तो आप इसका स्क्रीनशॉट यहां से लीजिएगा। ठीक है, ये परमाणु का जो केंद्र होता है धनावेशित होगा, जिसे नाभिक कहते हैं। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान इस नाभिक में ही समाहित होता है। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी छोटा होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। यही रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या है। चलिए, थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया है, एक्सप्लेन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समस्थानिकों, देखिए समस्थानिकों के उपयोग यहां पर आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो उपयोग से पहले यदि आप समस्थानिक किसे कहते हैं
उन्हें समझेंगे तो और अच्छी चीजें क्लियर होगी। देखिए समस्थानिक कहाँ पर है, यहाँ पर है। एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान न हो, इनकी परमाणु संख्या तो कैसी होगी, समान होगी, लेकिन इनका द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है, वो समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए प्रोटियम है, ड्यूटीरियम है और ट्राइटियम है। लेकिन यहाँ पर हमारा जो प्रश्न है वो है समस्थानिकों के उपयोग। सिंपल है बहुत ही। एक तो कैंसर के उपचार में, ध्यान से दीजिए, कैंसर के उपचार में, घेंगा रोग के उपचार में, ठीक है, और परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में। 3 उपयोग है, 2 उपयोग पूछ रहा है लेकिन 3 बता रहे हैं। कैंसर के उपचार में, घेंगा रोग के उपचार में और परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखा है। कैंसर के उपचार में तो है, पर किसका उपचार में, किसका प्रयोग, कोबाल्ट के समस्थानिकों को उपयोग किया जाता है। जो कैंसर के उपचार में हम प्रयोग में लाएंगे वो कौन है, कौन सा समस्थानिक है, वो है कोबाल्ट का समस्थानिक। घेंगा रोग के उपचार में हम कौन से समस्थानिक का उपयोग करेंगे, तो वो है आयोडीन का समस्थानिक। तो घेंगा रोग के उपचार में आयोडीन के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो ये 3 इसके यहाँ पर मैंने उपयोग बता दिए। 2 उपयोग पूछता है वैसे, ठीक है, लेकिन 3 लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रश्न है आपका 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका चित्र आप यहाँ से बना लीजिएगा। देखिए ये इस तरह से, ठीक है, पूरा चित्र यहाँ पर दिया गया। ये परमाणु का नाभिक है। ये जो पहली कक्षा है वो के है, दूसरी एल है, तीसरी एम है। अंदर से जो पहली वाली है, ठीक है, पहला गोल घेरा, 3 लाइन के गोल घेरा, एक नाभिक है बस। तो पहली के, दूसरा एल कोश है, तीसरा एम कोश है। और परमाणु संख्या यदि बात करें इनकी नंबर की तो 1 2 3। ठीक है, तो ये इसका प्रश्न का उत्तर, आपका चित्र यहाँ से आप कवर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमाणु के, अगला प्रश्न इसी के अथवा का, परमाणु के अपरमाणुक कणों का नाम बताइए। तो इसके परमाणु के अपरमाणुक कण कौन कौन से, एक तो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। अब देखते हैं पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कार्यों का उल्लेख करना है। ठीक है, तो यदि यहाँ प्रश्न इस तरह से भी आ जाए कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया क्यों जरूरी है, यानी कि वाष्पोत्सर्जन से पौधों में क्या क्या लाभ है, तो वो जो लाभ है वही इसके कार्य कहलाएंगे। ध्यान से समझिए, पौधों में वाष्पोत्सर्जन यानी कि जो पानी है वो वाष्प के रूप में उड़ेगा। ठीक है, तो वहां क्यों होता है, एक तो है पादप, पादप का मतलब होता है पेड़ पौधे, पेड़ पौधों में रसारोहण में मदद करना। ठीक है, यानी उसकी तरक्की करने में मदद करेगा। ठीक है, और तापक्रम को अधिक होने से बचाना। तापक्रम मतलब कई बार कई पौधों में तापक्रम यानी कि ज़्यादा उनमें ठंडई बोलते हैं हम, ठंड का वातावरण उनमें ज़्यादा होता है या गर्मी का वातावरण ज़्यादा होता है। तो जो तापक्रम होता है पौधों का एक नियमन, उसका जो सेल्सियस तापमान होता है वो एक नियमन तरीके से, नियमित बोल सकते हैं हम उसको, नॉर्मल टेम्परेचर को बनाए रखने में मदद करेगा। तो इसको बोलते हैं हम टेम्परेचर को नॉर्मल या बनाए रखता है, अर्थात तापक्रम को अधिक होने से बचाए रखता है। तीसरा है जल का नियमन करना, मतलब पौधे में यदि कम पानी हुआ, ध्यान समझिए, कम पानी हुआ तो भी पौधा तरक्की नहीं करेगा, ना ही पौधे में अधिक पानी होगा तो भी पौधा तरक्की नहीं करेगा। यानी कि पौधा जो है हमारा पेड़ पौधा कब तंदुरुस्त रहेगा, जब उसको तरीके से और सही तरीके से पानी मिले, जितनी जरूरत है उतना ही मिले। तो यहाँ पर देखिए जल का नियमन करने का कार्य भी वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा होगा। अधिक जल होगा पौधों की जड़ों में तो अधिक वाष्पोत्सर्जन होगा, कम वाष्पोत्सर्जन कब होगा, जब जड़ों में कम पानी होगा। सिंपल सी बात है, तो टेम्परेचर को नॉर्मल करेगा। 3 पॉइंट लिख दीजिएगा आप कि पादप में रसारोहण में मदद करना, तापक्रम को अधिक होने से बचाना, जल का नियमन करना। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, देखिए पौधों के ऊतक मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, उनका नाम लिखिए। तो पौधे के ऊतक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। यहां पर इतनी चीज का क्लियर है, कितने हो गए पौधे के ऊतक, 2 प्रकार के। पहला नाम क्या है, विभोज्योतक, और दूसरा है स्थायी ऊतक। बस इतना सा लिखना है, क्योंकि उसने पूछा क्या है, उसके अंदर वाला नहीं पूछा उनको कि समझाइए, एक्सप्लेन करिए। इन दोनों की एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, इनकी डेफिनेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बस इतना सा लिखना है कि पौधे में के ऊतक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का उत्तर हो गया, और उसके नाम